कैसे हैं आप लोग? कल ही मैंने अपने चैनल पे विचर का रिव्यू करा था एंड उसके सीज़न 1 को एक्सप्लेन करने की बात भी करी थी। सो आज के इस वीडियो में एज प्रॉमिस्ड मैं सीज़न 1 का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि क्या सीज़न 1 में हमें बताने की कोशिश करी गई है एंड कुछ सीन्स जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्टर ने यहाँ पे एक ऐसी जॉब करी है जिससे एक नॉर्मल व्यूवर जो कि विचर के बारे में कुछ नहीं जानता है एंड जो कि नया नया देख रहा है या उन्होंने नई नई देखनी जो है वो सीरीज शुरू करी है, मतलब और उन्होंने जो है वो विचर को देखा है, या एक मीडियम लेवल वाले भी जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन लगा कि भैया ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि डायरेक्टर ने एक बहुत ही अच्छे से उन सीन्स को जो है वो मतलब बांटा है या उनको मिक्स करा है। मतलब कि अगर एक सीन फ्यूचर में चल रहा है, ओ सॉरी प्रेजेंट में चल रहा है, सो उसको पास्ट से आप कैसे जो है वो मिक्सअप करोगे एंड इस फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट और पास्ट को कैसे मिक्स करके आप प्रेजेंट करोगे, ये सीरीज हमें ये बहुत अच्छे से बताती है। क्योंकि वो किस समय एंड कहाँ से क्या कब प्रेजेंट में आ जाता है एंड कब वो पास्ट में चले जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं चला है। यहाँ पे जो है वो कई सारी और भी चीज़ें हमें देखने को मिली है। जैसे अगर आपने वो नोटिस करा होगा तो जब जेरोल्ट एंड उसके वो जो दोस्त हैं उसका जो कि गाना गाता रहता है, वो उस किंगडम में जाते हैं, सेंट्रा के किंगडम में जाते हैं एंड उस सीन में जब मतलब जो है वो राजकुमारी जो है वो बॉर्न भी नहीं हुई होती है, तो उस सीन में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई ये तो मर गए हैं, ये वापस कैसे आ गए हैं, एंड जेरोल्ट का दोस्त भी उसके साथ है। यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम्स मुझे लगी बट वो शायद उतनी बड़ी नहीं है। वो है एजिंग की प्रॉब्लम, कि वैसे विचर्स की जो एज नहीं होती है, बट जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई गई है मेरे को उसके दोस्त में लगी कि उसका दोस्त उसके साथ में इतने पहले से है एंड राजकुमारी इतनी बड़ी हो गई है एंड यू नो सम फिजिकल चेंजेस, उसके कारण हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स माइंड में क्रिएट होती है कि भाई क्या ये अभी का सीन है या फिर किस तरीके से हमको जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। अब ये वाले सीन्स जो है वो अपन इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि वो मिक्सअप करे गए हैं एंड उनको समझना काफ़ी इजी हो जाता है अगर हम उसको लास्ट एपिसोड तक देख लेते हैं। तो मैंने इसे क्यों समझाया, मैंने इसे जो मिडिल वाले जो एपिसोड्स है जहाँ पे मेरे को लगा कि भैया ये सीरीज़ वालों की तरफ से कुछ गलती हुई है, इसकी वजह से मैंने उसको एक्सप्लेन करा। जो एजिंग वगैरह वाला जो फैक्टर है उसकी वजह से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हम जेरोल्ड के कैरेक्टर से क्या सीखते हैं या हम उसको कैसे मतलब हम उससे जो है वो कुछ अडॉप्ट करने की क्या हम उससे कोशिश कर सकते हैं या फिर हम उससे कुछ सीख सकते हैं, या सीरीज जेरोल्ड के कैरेक्टर के द्वारा हमें क्या बताने की कोशिश करती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि समटाइम्स यू हैव टू डू व्हाट यू मतलब जिसको तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, जिसमें आप अपना पूरा मन नहीं लगा पा रहे हो। मतलब जेरोल्ड को विचर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी माँ ने उसे हमेशा से ये सीख दी थी कि हमें दूसरों को मानना नहीं चाहिए, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड जो विचर वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा उसको चेंज करना चाहिए। उसके मन में हमेशा वो एक इमेज रही जो उसके पास वाले रहे, उसके पास में जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो उसे आखिरी में छोड़ के चले जाते हैं। ये डर विचर को हमेशा लगा रहता था, बट फिर भी वो कोशिश करता था कि वो उन लोगों के करीब रहे जिससे उसकी लोनलीनेस दूर हो। एक विचर की एज भी शायद इस मतलब बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इतने सालों तक आप जिंदा हैं एंड इतने सालों तक आप हजारों लोगों या सैकड़ों लोगों से मिलते हैं एंड उनमें से आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपकी लोनलीनेस को दूर करते हैं सिवाय आपके घोड़े के। एंड उस सीन में जो है वो जेरोल्ड से हमें ये सीखने को मिला है कि भाई आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास स्पेंडिंग के लिए सब कुछ है, आप बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, बट आपके पास में कोई अपना बोलने वाला नहीं है।
वो जो लोनलीनेस वाला जो फैक्टर होता है वो अभी मतलब जेरोल्ड के कैरेक्टर के द्वारा हमें दिखता है। एंड जो विजन्स उसे बार बार आते रहते हैं कि जिससे वो बात करता है वो एंड में उसे छोड़कर चले जाता है, जैसा कि उस राजकुमारी के साथ होता है जो फर्स्ट एपिसोड में जेरोल्ड को मिलती है। देन मैजिशियन के साथ में होता है, जो मैजिशियन जो लेडी होती है उसके साथ में होता है। एंड उनकी माँ के साथ में होता है जब वो बचपन जो छोटा रहता है, जो लास्ट एपिसोड में हमें सीन दिखाया है। एंड इसीलिए वो कहीं ना कहीं चाहता है कि सिंट्रा की जो महारानी सॉरी जो राजकुमारी है वो उसे इस सारी चीज़ों से बचाए, ताकि वो फ्यूचर में जेरोल्ड जैसी ना बने। एंड पैरेलली जो है वो राजकुमारी के साथ में भी यही सारे सीन्स होते रहते हैं। जो जिसके पास हो जाती है उसके स्टेटस सिंबल की वजह से उसे मार दिया जाता है। एंड मुझे एंड में ये बहुत भयंकर डाउट हो रहा था कि भाई मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये जो है, ये जो कैरेक्टर है जो राजकुमारी का, इज्जत तो इतना जो क्यूट सा कैरेक्टर बनाया हुआ है जो कि सबकी हेल्प करना चाहता है एंड सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभाना चाहता है, वो एंड में जाके इविल ना बन जाए, क्योंकि लोगों ने उसके साथ में इतना बुरा किया है। जो कि मिल्फगार्ड की जो करंट जो प्रिंसेस है उसके साथ में हुआ है। उसने अपनी लाइफ में काफ़ी पावर देखी एंड उस पावर को एक्सटेंड करने के चक्कर में एंड जो उसे प्यार नहीं मिला है उसको हासिल करने के चक्कर में उनने जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एक वॉर वेज कर दी है, जिसके चलते ही वो सारे इंसानों को जो है वो लालच दे रही है एंड वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जो है वो एक वॉर छेड़ दी है उसने। ठीक है। सो ऑल एंड ऑल एक विचर का बहुत बड़ा ये लेसन है कि जिस चीज़ को आप बहुत प्यार करते हो उसके पीछे आप भागते हो। द फैमिली इश्यूज, जो एक लोनलीनेस वाला जो क्राइटेरिया होता है वो इसमें बहुत सारी की सारे कैरेक्टर्स के द्वारा हमें पता चलता है, चाहे वो विलन हो, चाहे वो जो है वो हीरो हो, चाहे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो, चाहे वो हमारी जो मैजिशियन है, जो फीमेल मैजिशियन है, उनकी जो उनकी जो टीचर रहती है उनकी लाइफ में भी एक वो फैक्टर रहता है कि उनके पास में कोई स्टूडेंट टिकता नहीं है एंड वो जो हमारी फीमेल मैजिशियन है उनसे एक बेटी डॉटर वाला बॉन्ड बनाना चाहती हैं। एंड वो भी उनको जो हमारी फीमेल मैजिशियन है वो भी जो बूढ़ी वाली मैजिशियन रहती है उनको एज अ माँ के तरीके से देखती है। जो सिंट्रा की जो रानी रहती है वो भी ये चाहती है कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है यानी कि जो राजकुमारी है उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई लोनलीनेस वाला फैक्टर नहीं आए। उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहती हैं, सारी चीज़ें देना चाहती है। एंड जैसी उनकी बेटी की ज़िंदगी कटी वैसी वो न कटे। एंड जो हमें उनकी बेटी के कैरेक्टर से सीखने को मिलता है वो ये है कि इट डजेंट मैटर, अगर आप रियल में प्यार करते हैं तो आप किसी भी हद तक जाएंगे। एंड वो वो जो पोर्क्यूपाइन वाला जो जानवर रहता है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, सो उसके वो रियल ह्यूमन में भी कन्वर्ट हो जाता है, पर वो जो है वो बदकिस्मती से वो ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। पर वो भी हमें वो लोनलीनेस वाला ही फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन करता है। अब इससे जो है वो हमें और क्या ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ये इस सीरीज़ का वन ऑफ दी मोस्ट ग्रेटेस्ट लेसन है कि जो कि हमारे ज़िंदगी में हम रोज़ फेस करते हैं। हम पैसे कमाने के चक्कर में या फेम कमाने के चक्कर में या फिर किसी भी चीज़ को हासिल करने के चक्कर में हम छोटी छोटी उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें खुश करती है, जैसे कि हंसना, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी फैमिली। ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमें जेरोल्ड के कैरेक्टर से सीखने को मिलती है वो ये है कि अपने आप को अपने आप को लोनली फील करवाना। जैसे एक पॉइंट ये ऐसा आता है कि जेरोल्ड का बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़ने की बात करता है एंड जेरोल्ड बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ देता है। हालांकि उसे बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं कहूँगा मैं, जेरोल्ड के मन में बहुत सारी जो है वो आशंकाएं रहती हैं या उसको बहुत गिल्ट होता है उस समय पे, पर वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका फ्रेंड जो है वो सुरक्षित रहे।
एंड ये जो है वो एक और सीख हमें इस सीरीज से मिलती है या इस सीज़न 1 से मिलती है कि हमें हमेशा बात करना चाहिए हमारे आसपास वाले जितने भी हैं या हमारे पास में जितने भी हमारे करीबी हैं जिनको हम करीबी मानते हैं। अगर हम उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं उस मोमेंट पे, तो हम एक राइट डिसीजन नहीं बना पाएंगे। अगर हम इस जेरोल्ड के इस डिसीजन को देखें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश डिसीजन लगेगा, क्योंकि जेरोल्ड का फ्रेंड उसे एक भाई के जैसा मानता था एंड ओपिनियन शेयर करना जेरोल्ड का एक फर्ज बनता था, जो कि उसने नहीं करा। एंड जेरोल्ड की ही खुशी के लिए कि वो और ज़्यादा मतलब अपने आप को पनिश ना करे, उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसे छोड़ के चले जाता है ना चाहते हुए भी। इस सीरीज में मुझे यही सब देखने को मिला है, जैसे कि सबका ही बैड पास्ट होता है एंड सब ही अपना जो है वो एक बुरा पास्ट लेके चल रहे हैं, पर वो किस तरीके से आखिरी में ह्यूमैनिटी के तरफ जाते हैं। जो एल्व्स वाले जो सेक्शन है वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा इस सीरीज़ का। उस सेक्शन से हमें जो है वो ये सीखने को मिलता है कि जब आप अपने पीक पे हो, मतलब आप अपने पावर के पीक पे हो, तो आपको एक सिक्योरिटी आपको जो है वो डेवलप कर लेनी चाहिए, या आपको किसी पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर आर स्टॉकर्स एंड देयर आर बहुत मतलब वो लोग ऐसे रहते हैं कि आपको कभी भी किसी भी मोड़ पे भी आपको गिराएंगे एंड आपकी पावर को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे मतलब एल्व्स के साथ में हुआ था वो यही हुआ था कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे एंड वो उस वर्ल्ड पे अपनी एक ग्रास्प बना रहे थे, पर ह्यूमंस आए, ह्यूमंस ने एल्व्स को एलिमिनेट करा, उनकी पावर छीनी एंड उन्हें इतना ज़्यादा कम कर दिया कि अब वो छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटी छोटी एंड सकरी सकरी जगहों पे रह रहे हैं एंड ह्यूमंस का खाना पानी या उनकी ज़मीन चुरा के बैठे हुए हैं एंड उनके पास अभी कुछ भी नहीं है अपना कहलाने के लिए, जो कि अर्थ उनकी मतलब उन्हीं की थी। एंड मैजिक के जो है वो गॉड फादर्स वो थे, उन्होंने मैजिक डेवलप करा था एंड उस पर आज ह्यूमन इतना ज़्यादा कंट्रोल करके एल्व्स की जो है वो बुरी तरीके से बजा रहा है। फर्स्ट एपिसोड के बारे में भी यही है, वो जो मतलब जो उस प्रिंसेस के कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि हमें अपने आदर्शों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि जेरोल्ड हमेशा बोलता है कि मैं किसी बेकसूर को नहीं मारता हूँ कभी भी, एंड आई डेंट वॉन्ट टू पिक दिस दिस कैरियर फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग एल्स। एंड उसी प्रिंसेस के कैरेक्टर से हमें ये मतलब वो हमें जो है वो दो सिचुएशंस में डाल देता है, या तो हम बदला लें या तो हम उस बदले को भूल जाएं, क्योंकि उस बदले में ऐसा होता है कि हम एक को मारने जाते हैं एंड 10 उसके साथ में मर जाते हैं। इसीलिए ये सीरीज़ हमारे ऊपर एक मेंटल इम्पैक्ट छोड़ के चली जाती है। हाँ, इस सीरीज़ में थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत गलतियां हैं इधर से उधर, क्योंकि वो उस पेस को कंटिन्यू ही नहीं कर पाती है जो कि वो इम्पैक्ट हमें शुरू वाले एपिसोड में डालती है। एंड लास्ट एपिसोड वॉज ब्रिलियंट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम विचर, एंड इसका पूरा रिव्यू आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। गाइस, अगर मैं इसको सम अप जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है एंड मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। द चॉइसेस वर मैंने आपको पहली चॉइस एक्सप्लेन कर दिया एंड दूसरी चॉइस वो रहती है कि हम उसे भूल जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं एंड बदले के पीछे ना भागें। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस विचर सीरीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको कमेंट करके आपको जवाब दे सकूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं जो कि आपने सीरीज़ देखी है एंड आप मुझे दिखाना उसे चाहते हैं। सो बाय बाय, दिस इज